हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि बिहार एसएससी में 15 से 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं या 90% या उससे ज़्यादा या सारे क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो आपके फाइनल स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर मैथ का दूसरा सेट लेके आया हूँ जिसमें 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल है रितेश स्मार्ट स्टडी, से ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं बिना समय गवाए अपना सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो एक चीज़ देखिए कि हम लोग जब कोई रेलगाड़ी क्रॉस करती है, मान लेते हैं हमारे एक पुल है ये, इसलिए अगर कोई रेलगाड़ी क्रॉस करती है तो इस समय वो उसकी डिस्टेंस कितनी वो तय करेगी, जितनी उसकी खुद की लंबाई होगी। मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है, तो खंभे को क्रॉस करते समय ट्रेन द्वारा जो डिस्टेंस तय की जाती है वो खुद की लंबाई होती है, तो उसकी खुद की लंबाई x है। तो उस समय हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बाई टाइम। हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसकी खुद की लंबाई उसकी हम लोगों ने कंसिडर क्या किया है? x। टाइम जो हमारा दिया हुआ है, टाइम हमारा कितना उसका लिया गया है? 5 सेकंड। यहाँ पर दिया हुआ है खंभे क्रॉस करने में 5 सेकंड लगाती है। अब देखिए, ब्रिज को क्रॉस करना है, एक पुल को क्रॉस करना है। उस समय जब ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ब्रिज की जो लंबाई होती है जो दी हुई है 600 मीटर, साथ ही साथ वो ब्रिज को भी क्रॉस करेगी, साथ ही साथ खुद की लंबाई को भी क्रॉस करेगी पूरी तरह से ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो खुद की लंबाई हम लोगों ने उसे कंसिडर क्या किया है? एक्स। तो उसमें एक्स जोड़ देंगे, यानी कि इस समय जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी तो उस समय उसकी डिस्टेंस क्या होगी? 600 प्लस एक्स मीटर। तो इसे इक्वेट करते हैं। और इसकी उस समय टाइम कितनी टेकन होगी? 35। लेकिन दो वेलोसिटी मिल गया हमें, वेलोसिटी दो निकला, लेकिन दोनों का वैल्यू एक ही होगा क्योंकि एक ही रेलगाड़ी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा ही इक्वल होगी। दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको। सामने सामने लिखने से सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? 7x = 600 प्लस x। हमारे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 600 डिवाइड बाई 6, यानी कि 100 मीटर हमारा जो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल किया है, हम लोग किसी वाले में वैल्यू लगा देंगे तो वो उसका आंसर निकल जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। चलो, ये हम लोग पहले वाले इक्वेशन में इसका वैल्यू डाल देते हैं तो हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्स का वैल्यू हमारा 100 और 5 उसका टाइम टेकन था। वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई? 20। ये आया 20 मीटर पर सेकंड। इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आता है हमारा? 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर आवर। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। यह बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ हमें टाइम निकालना है कि दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है पहले रेलगाड़ी से जो 100 मीटर छोटी है वो उसे कितनी समय लगेगी। यहाँ पर देखिए, दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंसेस है। तो पहले रेलगाड़ी जो एक पुल को क्रॉस करती है तो उसे पुल को क्रॉस करने में पुल की भी डिस्टेंस को क्रॉस करनी है, खुद की भी डिस्टेंस को क्रॉस करनी है। तो मान लेते हैं जो पहला रेलगाड़ी है उसको हम लोग मान लेते हैं रेलगाड़ी 1, उसकी लंबाई को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x, और पुल की लंबाई को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, पुल को हम लोग p मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसकी लंबाई को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं y। तो पहली रेलगाड़ी को पुल को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस तय करना पड़ेगा वह कितना होगा? पुल और ट्रेन की लंबाई, तो x प्लस वाई होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी ऐसे तो हमें टाइम निकालना, तो हम लोग टाइम की फार्मूला ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम इक्वल टू क्या होगा? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। हमारा डिस्टेंस कितना है?
एक्स प्लस वाई पहले ट्रेन के लिए, और वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में क्रॉस चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ मीटर में जैसे भी चेंज कर लेंगे। 5 आया हमारा, तो कितना हुआ एक्स, हमारा टाइम भी दिया हुआ है, टाइम है हमारा 36 सेकेंड। और यहाँ पे आगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, देखिए मैं इसे कैलकुलेशन करने का तरीका बताता हूँ। जब 25 से अगर आपको मल्टीप्लाई किसी को करना है, तो 36 इंटू 25 को आप मल्टीप्लाई करने जाएगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए से हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इसे हम लोग मान लेते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना हो जाता है 3600। और उस समय इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 900। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट ही इस तरह का 25 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसमें हम लोग उसे 100 से मल्टीप्लाई करके सीधी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। 900 आया हमारा टोटल डिस्टेंस जो रेलगाड़ी पहले से तय की गई है। अब दूसरे रेलगाड़ी को हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि उसकी लंबाई हमारी दी हुई है। पहले रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, यानी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी x माइनस 100। अब पुल की लंबाई तो उस समय भी बाई रहेगी, तो उसे कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो अब हमें टाइम निकालना है, तो उस समय उसकी टाइम क्या हो जाएगी, दूसरे रेलगाड़ी की जो टाइम होगी इसको हम लोग T1 मान लेते हैं, तो इसको T2 मान लेते हैं। दूसरे ट्रेन के द्वारा जो टाइम टेकन होगी वह कितनी होगी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, सेम फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। डिस्टेंस कितनी तय करनी है, x माइनस 10 प्लस वाई, और वेलोसिटी कितनी होगी उस समय, वेलोसिटी उसकी दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर लिख देंगे और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में सब चेंज कर देते हैं। हमारा कितना आ जाता है, देखिए x प्लस वाई का हमारा वैल्यू निकल चुका है पहले इक्वेशन में, उसे पुट कर देंगे। यहाँ पे 100 लिखना था, 100 लिख देंगे। तो 900 माइनस 100 डिवाइडेड बाई कितना है 25/2, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 800। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 से डिवाइड, 25 3 जा 75 2, यानी कितना है 32 इंटू 2। हमारा कितना सेकंड आया 64 सेकंड में हम लोग जो हमारी ट्रेन है वो दूसरी जो ट्रेन है वो क्रॉस कर जाएगी एक ब्रिज को। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसे दोबारा चेक कर ले किस तरह से हमने इसे बनाया, यह बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसमें देखिए हमें ट्रेन की लंबाई दी गई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी गई है और वेलोसिटी भी दे दी गई है। तो इस समय रेलगाड़ी को या ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में जो डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी, उसे डिस्टेंस अपनी लंबाई, जो उसकी अपनी लंबाई कितनी है 280 मीटर, और जो उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है 220 मीटर। हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, अब वेलोसिटी भी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। कितना हो जाएगा 10 हो गया हमारा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला में पुट कर देंगे इसे, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा था 500। दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आ जाता है हमारा 500 मीटर है। डिस्टेंस हमारा कितना जाएगा 500, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50/3, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने सेकंड में वो क्रॉस कर देगी 30 सेकंड में। हमारा आंसर आ गया। चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ₹36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹28 प्रति लीटर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दूध का जो कीमत है प्रति लीटर हमें दिया हुआ है 36, तो उसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद
इसमें जो पानी मिलाया गया है, जैसे हम लोग मिल्क लिख देते हैं, इधर पे हम लोग वाटर लिख देते हैं। वाटर का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 0। पानी को हम लोग कंसिडर करते हैं कि उसका मूल्य नहीं है। उसके बाद वो मिश्रण का जो मूल्य होता है 28, उसे नीचे लिख देते हैं। और आपको पता है इस तरह का मेथड में कैसे इसको करते हैं, इसे इससे घटा देते हैं। कितना आएगा इसका? 8, और इसको इधर से घटा देते हैं 28। यही हमारा रेशियो हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4, 7 एंड 2। तो हमारा आंसर आ गया 7:2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगले क्वेश्चन की ओर को पढ़ते हैं। 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाले अल्कोहल प्राप्त हो? इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे। पहले देखते 30% सांद्रता वाले को लिख लेते हैं और 50% सांद्रता वाले दोनों को मिलाते हैं। किस रेशियो में मिलाना रहता है? 35 हमें फाइनल इसका सांद्रता होना चाहिए। तो अब इसी तरह से उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इस तरह से क्रॉस सब्ट्रैक्शन इसे कहते हैं हम लोग। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 35 में 30 गई तो बची 5, और 50 में 35 गई तो 15। इसका हम लोग रेशियो देख लेते हैं। 3 रेशियो है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये बहुत जल्दी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमारा HCF दिया हुआ है कितना? 8, और हमारा LCM भी दिया हुआ है 48। इसका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर 1 जो पहली नंबर होती है उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? दूसरे नंबर के साथ। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। HCF हमारा दिया हुआ 8 और LCM हमारा दिया हुआ है 24। नंबर 1 क्या है हमारी? 24। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? उसे हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। क्या हो जाएगी? यहाँ पर 48 दिया हुआ हमारा LCM। तो 8 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 24 कितना हो जाएगा? 16। एग्जाम में वैल्यू पुट करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम लोग वैल्यू क्या पुट करें, नहीं तो उसमें हमारा गलती होने का संभावना हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? दूसरी संख्या 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 यानी HCF जो हमारा है वो हमारा कितना है? HCF हमारा कितना है? 3 है। तथा लघुत्तम समापवर्त 105 है, यानी LCM हमारा 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो पहले हम लोग जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था HCF इंटू LCM इक्वल टू संख्या 1 इंटू संख्या 2। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का योग 36, यानी दोनों संख्या जिसको हम लोगों ने x1 और x2 माना है उनका योग 36 है। तो हमारा क्या हो जाएगा? HCF 3 और LCM 105 दिया हुआ है, और हमारा संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आ गया x1 इंटू x2। अब देखिए x1 इंटू x2 आया हमारा 3 इंटू 1 होने 5 से लिख सकते हैं 315। तो देखिए x1 इंटू x2 जो हमारा वैल्यू आया 315 से अगर हम लोग इस साइड में इक्वेशन 1 में जो हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं, तो कितना आएगा? इसे x1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं और इधर कितना होगा? 315। तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? 1/x2 और 1/x1। जो हमारा क्वेश्चन ने पूछा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, आराम से आ जाएगा। इसे पहले डिवाइड करते हैं, 9 से काटते हैं, कितना आ गया? 4 और इधर नीचे 35। तो हमारा आंसर आ गया। इस तरह से बहुत आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपने 8वें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर है। 64, 80 और 96। इनमें से कोई भी छड़ इस प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई के कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है? तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं? कम से कम जब लिखा रहता है तो हम लोग उस समय LCM निकालते हैं। तो हम लोग इसका LCM निकालेंगे।
और एक तरह का कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि हम लोग एग्जाम में एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकाले, तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में अगर वह संख्या, ऑप्शन वाली जो संख्या होती है, अगर वह क्वेश्चन वाली संख्या से अगर बड़ी होती है तो हमें उस समय एलसीएम निकालना होता है। जैसे देखिए 64, 80, 96, और हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ 90.96 मीटर यानी 96 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी वाली के बराबर है, यानी इससे सबसे बड़ी है। दूसरी वाले को देखिए 960 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये सब संख्याएं बड़ी है इससे, यानी कि यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा 64, 80 और 96 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम अगर हम लोग लेने जाएंगे इस तरीक़ा से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले इसमें जो कॉमन होता है उसे हम लोग हटा लेंगे। देखिए सारी संख्या 60 के मल्टीपल हैं। 16 से अगर हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर किनारे में हम लोग 16 लिख देते हैं, इसे डिवाइड कर तो कितना बचेगा 4, 5, 6। अब जो संख्या बचती है उसकी हम लोग एलसीएम लेते हैं, कितनी होगी, और उसे बाद में 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी होगी 2, 5, 3। अब देखिए कुछ और डिविजिबल नहीं है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 4, 4 5 जा 20 और 23 जा 60। हमारा एलसीएम यहाँ इसका कितना वैल्यू आ गया 60। तो 60 आ गया तो इसे 60 को हम लोग जो हमारा जो कॉमन ले लिया गया था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सारा क्वेश्चन जो हमारा था ये सेंटीमीटर में था, तो कितना आंसर हो गया 960 सेंटीमीटर। तो मीटर में से बदल देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 9.60 मीटर। हमारा आंसर मिल गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग अपने 9वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वह तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन में भी हम लोग जानते हैं कि सब इस तरह क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद एक ऐसा नंबर आता है जिस पे जाके वो कॉमन हो जाता है तीनों। तो तीनों का एलसीएम लेंगे 18, 24 और 32। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक जो कॉमन रहेगा उसे हम लोग पहले हटा देंगे। इसमें से कॉमन क्या होगा आप देखिए, इसमें आपका क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 2 ही ले लेता हूँ, कुछ तो छोटा हो जाएगा। 2 अगर मैं कॉमन ले लिया तो 2 जब बाहर हो जाएगा। इसमें अगर नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, मत ही लीजिए, 2 ही ले लेते हैं क्योंकि छोटा संख्या सब है इसलिए। फिर से यहाँ 2 से कर दीजिए, बहुत लंबा जा रहा है। यहाँ भी एक और 2 लेना है, जो पूरा इसका बेसिक तरीका उससे मैं बता रहा हूँ। और लास्ट वाले में लीजिएगा 3 ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4, 6, 4 दूनी 8, 16, 3 48, 48 6, 6 48, 24, 4 28। हमने लिया ही नहीं था तो हमारा कितना है 288 सेकंड, क्योंकि तीनों सेकंड में था तो 288 है। तो इस तरह से हम लोग उसको जल्दी से एलसीएम ले लेंगे और इसे सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ 288 सेकंड। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि 6 लड़के या 4 पुरुष बराबर है, तो दोनों को पहले हम लोग लिख देते हैं 6 बॉय इक्वल टू 4 मेल। ये सब मिल के कितने दिन में काम करते हैं 18 दिन में काम करते हैं। तो इसमें हम लोग चीज़ देखिए कि हम लोग एक पर्टिकुलर संख्या में हम लोग बदल देते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग बॉय को कंसिडर कर लेते हैं मेल के रूप में। तो एक बॉय इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2/3 मेल, 2/3 मेल। तो कितने ले तो 2/3 मेल हो जाएगा। और इसी देखिए कि 4 मेल एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो एक मेल काम को कितने दिन में करेंगे 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मेल
अब एक काम को ज़्यादा दिन में करेगा, जब ज़्यादा दिन होता है अगर आना होता है तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 72 डेज में करेंगे। अब क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ, 3 लड़का तथा 10 पुरुष, 3 बॉय प्लस 10 मेल, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बॉय को मेल में कन्वर्ट कर लेंगे। बॉय इक्वल टू कितना आया था 2/3 मेल, तो हमारा कितना मेल हो गया 2 मेल प्लस 10 मेल, कितना हो गया 12 मेल के बराबर काम करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर आया था एक मेल एक दिन में 72 घंटे में काम कर लेता है, 72 दिन में काम कर लेता है, तो 12 मेल कितने दिन में करेगा एक काम को, कम दिन में करेगा, यानी 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब ज़्यादा दिन रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कम समय में होगा तो उसे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 6, तो 6 दिन में काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर कितने दिन में काम करेगी, पूरा काम करेगी। तो देखिए 20 औरत में निकालना है, तो औरत में हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4 मैन और 6 औरतें, तो क्या करेंगे 8 दिन में काम पूरा करते हैं। तो जो 4 मेल होता है उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा स्पेस दे देंगे, और 6 वोमेन है, कितने दिन में काम करते हैं 8 दिन में, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे किस चीज़ से इक्वेट करेंगे, जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है 3 आदमी और 7 औरत 10 दिन में। तो 3 मेल कितने दिन में काम करती है 10 दिन में, और 7 वोमेन है वो 10 दिन में, दोनों को इक्वेट करेंगे, कितना आ जाएगा 32 मेल प्लस 48 वोमेन इक्वल टू 30 मेल प्लस 70 वोमेन। हमारा कितना हो गया 2 मेल इक्वल टू 22 वोमेन। एक मेल इक्वल टू कितना हो गया 11 वोमेन, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमारा जो पहला वाला जो था 4 मेल प्लस 6 वोमेन मिलके जो 8 दिन काम करता है, उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एक मेल का, तो कितना मेल हो जाएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो हमारा 4 आदमी प्लस 6 औरत, यानी कितने औरत में हो जाएंगे, देखिए 4 मेल प्लस 6 वोमेन, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एक मेल का, कितना हो जाएगा 11 × 4 44 प्लस 6 यानी 50 वोमेन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो 50 वोमेन मिल के 50 औरतें मिल के 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा, एक आदमी एक औरत को एक काम कितने दिन में करेंगे, इसलिए हम लोग उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, और हमें निकालना क्या है 20 औरतें। 20 औरतें कितने दिन में काम करेंगे, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, एक एक का नियम है। कितना आ गया हमारा 20 डेज, हमारा आंसर आ गया 20 डेज। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल को दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में 20 से 1 घंटा कम लेता है। ए की चाल कितनी है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिस पर आप जाके इसकी सारी वीडियो देख सकते हैं, और इस डिस्टेंस टाइम वीडियो की अच्छी तरह से सीख सकते हैं, इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ बनाना। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस वेलोसिटी 1 इंटू वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2 इंटू टाइम डिफरेंसेस लिया जाता है यहाँ पे। आप उस वीडियो पर जाकर देखिए, मैं उसको सारा उसमें बता चुका हूँ किस तरह से टाइम लेना है, किस तरह से वेलोसिटी लेनी है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 1 कितना है हमारा, देखिए पहले क्या दिख रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी में वह ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है, उस समय उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो नॉर्मल वेलोसिटी रहेगी। अब ए अपनी चाल को कितनी कर दे रहा है, दुगनी कर दे रहा है, ये चाल अब दुगनी हो गई उसकी ए की। हाँ तो दोनों की वेलोसिटी की डिफरेंसेस क्या हो गए 2x - x हो गई। अब दोनों के बीच में टाइम डिफरेंसेस कितनी है,
2 घंटे अधिक और 1 घंटा कम। तो मैंने बताया ही था कि इसमें क्या करना है, आपको घंटे को जब एक अधिक होता है एक कम होता है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना घंटा हो गया, 2 + 1 3 घंटा हो गया। और डिस्टेंस कितना हुआ, 30 किलोमीटर जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में। अब इसे पुट कर देंगे, 3 हो गया हमारा, 10 से इसे काट देंगे, एक से हमारा आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप उस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप उसमें और आसान तरीके से उसे बना सकें। तो हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग पहले देखते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगी v, और टाइम टेकन क्या होगी नॉर्मल t। तो उस समय डिस्टेंस कितनी आएगी, v × t। डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी × टाइम। और अगर वो अपने 7/11 चाल से चलती है, अगर उसकी वेलोसिटी 7/11 भी हो जाती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। टाइम हमारा दिया हुआ 22 घंटे। तो उस समय हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में बराबर ही हमें तय करनी है। इसमें क्या हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा नॉर्मल वेलोसिटी डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाले हुए हैं वी टी। इसे वी टी से हम लोग इक्वेट कर देंगे, वी से कट जाएगा। तो हमारा टाइम आया कितना, 14 आवर। यानी कि अगर वह नॉर्मल वेलोसिटी से चलता है तो वह 14 आवर में पहुँच जाएगा। तो कितने समय की बचत होती है, बचत कितने समय की होगी, पहले 22 घंटे में पहुँचता था और अब 14 घंटा में पहुँचता है। तो कितनी बचत होगी उसकी, 8 घंटे की। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भाग 45 किलोमीटर तथा लड़के का औसत भार, यहाँ पर भार होगा 52 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना होगा। तो देखिए लड़के 30 हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, 15। लड़के मतलब बॉय और गर्ल, यहाँ पर लिख देता हूँ। बॉय कितने हैं 30 और गर्ल कितने हैं हमारे 15। और देखिए उनका औसत भार कितना है, लड़कियों का 45 और लड़कों का भार है औसत 52। तो हमें निकालना है कि हमारा औसत भार क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग एक्स ले लेते हैं, फिर जो मेथड से हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या वैल्यू आएगा, 52 - x और इसमें x - 45, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी 45 से ज़्यादा होगी पर 52 से कम होगी। तो हमारा क्या रेशियो आया, x - 45 रेशियो 52 - x। अब बॉय की संख्या हमारी कितनी है, 30 से इसे डिवाइड कर देते हैं और 15 है लड़कियों की संख्या, इसे इक्वेट कर देते हैं हम लोग 2। 104 + 2x, तो कितना हो जाएगा, 3x = 149। तो 3 से डिवाइड देते हैं, लगभग यहाँ पर हमें औसत भार का लगभग कितना होगा निकालना है। तो 49 पॉइंट कुछ होगा, यानी 50 कंसिडर कर लेते हैं। तो 50 किलोग्राम हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग अपने 15वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटे, यहाँ पर बेटे ही होगा दोनों, बेटे की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इस समय कितनी है, वर्तमान में दोनों की आयु का कितनी रेशियो है, 8:1 है मीना और उसके पुत्र के। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 10:3। मैं इस पर आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप जाकर ज़रूर फॉलो करें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और कितने वर्ष के बाद है 8, तो हमने बताया तो उस वीडियो में नीचे में 8 लिख देना है और दोनों क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें दोनों क्रॉस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 8 × 3 24 और -10 कितना हो जाएगा 14। और नीचे वाले में 80 - 24, इस तरह से भी ले सकते हैं या इस तरह से भी इसे ले सकते हैं। 8 × 10 - 3 कितना हो जाएगी 756। इस तरह से 56 यहाँ लिख सकते हैं और इसे
4, यानी 1:4 में दोनों का एज बढ़ रहा है। यानी ये जो 4 से अगर हम इसके वर्तमान आयु को मल्टीप्लाई कर देते हैं मीना की, तो हमारा उसका वर्तमान आयु मिल जाएगा 32, और उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी 4। तो हमारा आंसर मिल गया 32। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए वर्तमान में उनके आयु का रेशियो कितना है 4:3 है और उनका आयु का योग 28 है। मान लेते हैं कि राकेश का कितना हो जाएगा 4x और 3x, दोनों का सम कितना हो जा रहा है 28, कितना हो जाएगा 4, पुट कर देंगे तो राकेश की कितनी हो जाएगी एज 16, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x से, और योगेश की कितनी हो जाएगी 3x यानी 12। अब 16 वर्ष के बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 16 जोड़ देंगे और 16 इसमें जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी राकेश और आयु इस दोनों की अनुपात कितनी हो जाएगी 32 और ये 28, 4 से डिवाइड करते हैं 8:7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमारा ऑप्शन भी मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का निश्चित औसत है, एक निश्चित औसत है उसकी। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 10 पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, उसकी 11 पारियों का औसत कितना है? देखिए क्रिकेट का क्वेश्चन है, क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को देख के बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलते इसके क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 11 पारियों में जब उसकी निश्चित औसत है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका एक निश्चित औसत x है। 11 पारियों में उसकी औसत 11 पारियों में उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, हमारे जो उसके निश्चित औसत है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसने 12वीं पारी में 129 रन बनाए, तो 12वीं पारी को हम लोग ऐड कर देंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है कि 10 उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, तो उसकी औसत कितनी बढ़ गई 9 बढ़ गया, यानी उसकी अब औसत कितनी हो गई 12वां मैच खेलने के बाद x + 9, उन्होंने सेंचुरी मार दिया, 129 रन बना लिए। अब ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, अब टोटल मैचेस कितने हो गए 12। इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया x डिवाइड बाई 129 - 108 21, यानी कि हमारा जो 11 मैच में जो औसत आया औसत कितना आया 21। तो 11 पारियों में उसकी औसत कितनी थी 21, लेकिन देखिए उसने 12 पारी में 129 रन बना के उन्होंने अपना औसत 9 रन बढ़ा लिया, इनका औसत अब कितना हो गया होगा वर्तमान में 30। मैं ऐसे बता रहा हूँ इसे, कोई एक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। 9 रन की औसत बढ़ गई उसकी, सोचिए 12 मैच में एक सेंचुरी लगाने से, तो हमें अपना आंसर मिल गया 21। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ तथा शेष 20% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 12% लाभ हो तो कितनी चीनी 20% के लाभ पे बेची? तो ये भी हम उस तरह से ही बना सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन टाइप का ही। तो पहले देखते हैं 10% लाभ हुआ, अब 20% लाभ हुआ, और कुछ भाग 10% पे बेचता है, कुछ 20% बेचता है, और सौदे में उसे 12% का लाभ हुआ, यानी तो बीच में 12% का लाभ हुआ, तो वही ऑर्डर करते हैं, हम इसे माइनस करते हैं 2 8, कितनी रेशियो की 4:1 में लाभ हुई, किससे 10% वाले से 4, अब 20% वाले से 1। एक अच्छा से लिख देता हूँ। तो हमारा जो एक हुआ उसी का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि 20% पर लाभ पे बेचेगी उसकी वैल्यू निकालनी है। हमारी टोटल चीनी की मात्रा थी 100, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 1/4 + 1 5 × 100, 20 किलोग्राम वो बेचेगा 20% वाले लाभ वाले से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 19वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? तो देखिए 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहाँ तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे आपको लाभ होने जा रहा है। और हम लोग मान लेते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 1 रुपया है, 1 रुपीज़ मान लेता हूँ। तो 9 वस्तुओं का आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम लोग मानते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम लोग मान लेते हैं 1 रुपीज़, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 9 वस्तु का CP क्या हो जाएगा 9 रुपीज़, और सेल प्राइस क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य दिया हुआ 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हाँ, क्रय मूल्य को हम लोगों ने 1 रुपया माना है, यानी कि 9 वस्तुओं का जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा 15 रुपीज़।
बस हमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस मिल गया। अब हम लोग लाभ निकाल देंगे। सेल प्राइस 15, लाभ का क्या होगा प्रतिशत निकालने का, गेन का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेल प्राइस हमारा कितना है 15, कॉस्ट प्राइस हमारा 9 और हमारा सेल प्राइस कितना होगा 9, सेल नहीं कॉस्ट प्राइस हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, 2 3 कितना हो जाएगा 66.2/3% इन्हें लाभ होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और हमेशा याद रखना होगा, कभी भी गेन हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकालनी है, क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, इसलिए क्रय मूल्य से हमेशा डिवाइड करेंगे, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो हम लोग 20वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, यहाँ पर देता है लिख दीजिएगा। वह अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे ताकि 10% लाभ हो। तो 10% लाभ के लिए देखिए मैं एक से नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, बेसिक तरीके से, फिर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा। तो नॉर्मल तरीके से बताने के लिए पहले अंकित मूल्य को यानी मार्क प्राइस जो हमारा होता है उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, उसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स, और कॉस्ट प्राइस यानी अंकित क्रय मूल्य हम लोग उसे कंसिडर कर लेते हैं वाई। अब देखिए इसमें क्या लिखा, 12% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, यानी छूट देने के बाद हमारा जो सेल प्राइस होगा, तो अंकित मूल्य पर जो हम लोग छूट देते हैं उसे वही हमारा सेल प्राइस हो जाता है। उसे सपरेट करने के बाद 12% हम लोग उसको छूट देते हैं, यानी कि 12 भाग देते हैं अंकित मूल्य का छूट, हमारा कितना बचता है 88x/100। अब क्रय मूल्य को से हमें 10% अधिक लाभ चाहिए, यानी क्रय मूल्य का हम लोग सेल प्राइस निकालने के लिए क्रय मूल्य पर 10% जोड़ देते हैं। तो उस क्रय मूल्य के साथ सेल प्राइस कितना हमारा हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य पर 10% का हमारा जो लाभ हुआ, यानी 10/100 कितना होगा 110/100। अब देखिए दोनों में सेल प्राइस को हम इक्वेट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 88x = 110 बाई, तो हम लोग दोनों का रेशियो ले लेते हैं, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कितना हो जाता है 110 डिवाइडेड बाय 88। अब परसेंटेज में निकाल लेते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 11 12.5 11 थे, यहाँ पर 10 होगा 125। तो हमारा जो आंसर होगा 125 आ जाता है, यानी कि 100 रुपया जो हमारा अंकित मूल्य होगा, मतलब हमें 125 उसे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यानी कि हमें 25% उसे ज़्यादा वैल्यू पुट करना होगा। इसे 100 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें 25% हमें उसका ज़्यादा वैल्यू पुट करना पड़ेगा अंकित मूल्य से, ताकि हमें 10% की लाभ हो। तो हमारा आंसर मिल गया। अब इसे ट्रिक के थ्रू हम उसे बताते हैं। इसमें हम लोग क्या करना रहता है, जैसे अंकित मूल्य पर 12% छूट मिल रहा है हमें, तो हमें उसे करना क्या है, 12% छूट मिल रहा है तो हम इसे 12% 100 से घटा देंगे, तो हमारा अंकित मूल्य वाला 88 आ गया। ये अंकित मूल्य वाला लिख लीजिए, मार्क प्राइस वाला। अब क्रय मूल्य वाला यानी सेल प्राइस वाला में हमें 10% के अधिक लाभ चाहिए, यानी अधिक चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग 110 लिख देंगे, 100 से हम लोग कंपेयर करते हैं, और उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस वाले को डिवाइड करके उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना ही करना रहेगा आपको। इसे काट लीजिए, 125 यानी कि 125 हो गया, 100 से माइनस कर दीजिए, यानी 25% आपको ज़्यादा ना इसका अंकित मूल्य से रखना पड़ेगा, ताकि आपका 10% लाभ हो सके। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो, अपने लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक तथा वाई दो समान राशि 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दे दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंत 150 है, तो प्रत्येक राशि कितनी, यानी दोनों राशि बराबर है हमारी और ब्याज भी बराबर है, बस टाइम का डिफरेंसेस है। तो ब्याज का क्या डिफरेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, ब्याज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन हमारा कितना है x। देखिए हमें ब्याज में क्या लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा, डिफरेंसेस दिया हुआ है हमारा 150,
दोनों का ब्याज निकाल लेंगे, एक साथ बाई का। पहले बाई का लिखते हैं, बाई माइनस एक्स करते हैं क्योंकि बाई थोड़ी बड़ी है। तो बाई का हम लोग लिखते हैं मूलधन, समय कितना है उसका 5 और दर है 7.5। इसे किससे घटाते हैं, 4 वाले से, एक्स वाले से। कितना आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे हम लोग 7.5/100। कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 7.5 डिवाइडेड बाई 150 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20। हमारा एक्स का वैल्यू आ गया 2000 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे 21 क्वेश्चन को बना लिए हैं। इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाले समय में मैं और भी प्रैक्टिस से डालता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरह से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।